आज के पीरियड में चैलेंज करता हूँ कि जब से इस टिकट का खेला हुआ है उसके बाद से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एकदम सतर्क हो गए और ये कहने लगे कि जब पैसों पर टिकट बंटना शुरू हो गया है तो फिर हम लोग अपना खून पसीना एक करके पार्टी को क्यों मजबूत करें। 20 लाख कोई देता है, 30 लाख कोई दे देता है, टिकट उसका ओके हो जाता है। फिर इस वक्त जो अजय कुमार का काट खेल है तो मुझे ये समझ में आता है कि 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में दलित समाज के वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए अजय कुमार को, क्योंकि 35 साल के बाद ये सामान्य सीट हुई है और बीजेपी के जितने कद्दावर शख्सियतें थी वो लोग एक दलित का टिकट देने का क्या मतलब है। 35 साल के बाद सामान्यों को एक मौका मिला और उनको नज़रअंदाज कर दिया गया और दलित को लेकर के आया गया। तो हमको ये लगता है कि 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में दलित समाज का काट खेला गया ताकि उनके वोट को अपने पक्ष में किया जा सके। वार्ड नंबर 38 में मौजूद हूँ छितनपुरा में और मेरे सामने गुडिया जो पूर्व सभासद के प्रतिनिधि खुर्शीद कमाल जी हैं, आइए उनसे बात क्योंकि नगर पालिका का चुनाव इसमें होने जा रहा है। आइए उसी संदर्भ में बात करते हैं कि जो ये पूर्व सभासद उनकी रह चुकी मैडम, तो क्या ऐसा कार्य है इनका जो अभी तक नहीं हो पाया है और जो अगर चुनाव जीतते हैं सभासद का तो उनको पूरा करें। आइए उनसे बात करते हैं। जी पहले तो आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। जी कौन सा ऐसा कार्य है जैसे आपकी मैडम, आपने बताया कि आपकी मैडम पूर्व सभासद हो चुकी हैं और इसके पहले 2 बार सभासद हुए हैं और इस बार भी आपने इस मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन सा ऐसा कार्य है जो अब तक जो सभासद कार्य पूरा नहीं अब वो पूरा कर लिया। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि 2012 में हमारा वार्ड संख्या थी वार्ड नंबर 32 छितनपुरा, वहाँ से हमारी वालिदा हमारी माता श्री सभासद हुई थी। उसके बाद 2017 में हम लोग चुनाव लड़े तो हमारा मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में गया उस 5 साल के दौरान वार्ड नंबर 33 हो गया छितनपुरा। तो उस 5 साल के दौरान जिस जनता ने जिस सभासद को चुना था, हमारे वार्ड की जनता ने, वो सभासद को जिस उम्मीद से चुना गया था वो उस पर खरा नहीं था। वार्ड की सारी जनता उससे एकदम नाराज़ हो गई। उसकी सबसे बड़ा कारण था कि वो कारोबारी आदमी था, साड़ी व्यवसाय था, साड़ी का एजेंट था। उसके बाद जब एक सभासद की जनता को ज़रूरत पड़ी तो सभासद के घर पे जाए तो मुलाकात ना हो, 10-11 बजे सो के उठते थे। उसके बाद जब जनता से मुलाकात हो तो वो कहें कि ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ मार्केट से आऊँगा तो 11-12 बजे रात को आपको। अब बहुत सारे लोगों के काम ऐसे होते थे कि एक सभासद के सिग्नेचर की ज़रूरत होती थी, एक प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती थी और उसकी वजह से उनको रात 1 दिन 2 दिन इंतजार करना पड़ता। उसको लेकर के जनता में काफ़ी आक्रोश था और जब हम प्रतिनिधि थे 2012 में, उस पीरियड में मैं डेली 2 घंटा जनता के लिए बैठता था और शाम को 2 घंटा अपने वार्ड का भ्रमण करता था, कहाँ क्या कमी है क्या है। मैं 100% तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से अच्छा करने के लिए और मैंने करोड़ रुपए का काम कराया। करोड़ मऊ की धरती पर सारे सभासदों का चेहरा उड़ जाता था कि मैं कहाँ से पैसा ला रहा हूँ और इतना ज़्यादा काम करा रहा हूँ। उसको लेकर के मेरे बहुत सारे दुश्मन भी हो गए कि इसकी कैसे इतनी बार आपने काम कराया लेकिन फिर भी चुनाव जब दोबारा लड़े, तीसरी बार लड़े तो चुनाव हार गए, क्या वजह था कि इसका कारण क्या था। बहुत बढ़िया बात, आपका स्वागत है इस सवाल पर। सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं कम उम्र में सभासद हुआ और थोड़ा कम अकली भी थी और हम लोगों का काम धंधा ये सब था। तो बहुत सारे लोग देखे कि ये काम हम करा रहे हैं, ये हम लोगों को ऊपर चढ़ जाए। बहुत सारे नेता मेरे दुश्मन हो गए और मेरा डायरेक्ट पर शासन स्तर से ताल्लुकात संबंध हो गया। मंत्रियों के साथ आना जाना, उठना बैठना, हर सभाओं में जाना, तो मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता था। तो मुखालिफ के दिमाग में मुखालिफ के दिमाग में हम ये लगने लगते थे कि अरे यार ये तो साला बहुत तरक्की कर रहा है, ऐसा है वैसा है, इसको किसी तरीके से मारो। शहर का सेठ फैमिली से लेकर के बड़े लोगों ने पूरी साजिश करके 70 लाख रुपया खर्चा करके मुझको हराया गया। और हराने की बात यह है कि सबसे बड़ा कारण जो मैं चुनाव हारा हूँ उसमें जिस मोहल्ले का वो प्रत्याशी था अजहर कमाल फर्जी, उसका 1100 वोट था मतदाता सूची में और वो साजिश करके निर्वाचन विभाग के लोगों से मिल करके एक आदमी का 3 जगह नाम करा दिया। जिस मोहल्ले से 700 वोट पोल होता था उस मोहल्ले से 1700 वोट पोल हुआ था। और यही सबसे बड़ा कारण,
दिन भी मेरी वार्ड की जनता सबसे ज़्यादा मेरे साथ थी। उस दिन भी मेरे वार्ड की जनता सबसे ज़्यादा मेरे थी। देखा जाए तो जितने प्रत्याशी चुनाव में लड़ते हैं सभी वादे करते हैं जी। लेकिन जब चुनाव जैसे ही जीत जाते हैं वैसे ही अपने वादे को भूल जाते हैं। जो मतदाता है उनकी आवश्यकताएं सिर्फ होती है पानी, खड़ंजा, नाली। सबसे बड़ा समस्या होती है जो नाली उली का पानी का निकास की होती है खड़ंजे की, क्योंकि अक्सर आना जाना उसी रास्ते से। जब बरसात का समय आता है तो नालियाँ एकदम पानी से भर जाती है। ये पूरे वार्ड की यही हालत है। ऐसे में क्या जो आपका वार्ड है, इस वार्ड में मैं कई बार खबर बनाया, ऐसे बहुत से मोहल्ले रहे हैं आपके वार्ड में जहाँ नालियों की काफ़ी समस्याएं हैं। तो क्या अगर ये तीसरी बार आप चुनाव जीतते हैं तो क्या उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा? का समाधान में वार्ड की जनता के कोऑपरेट की बहुत काफ़ी ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे आधुनिकीकरण और साइंस बढ़ती जा रही है। पिछले दौर में 40 साल पहले वो नालियाँ बनाई गई थी जिसका कोई सिस्टम नहीं था। पहले गढ़ई, जिसमें पोखरे कहते थे, हर मोहल्ले के बगल में एक छोटी मोटी गढ़ई होती थी और लोग नाली का पानी उसी तरफ मूव करा देते थे। अब वो गढ़ई और पोखरे सारे बंद हो गए हैं और नाली कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बनाई गई है। एक मोहल्ले में नाली की तली अगर 10 इंची नीचे है तो दूसरे मोहल्ले में क्या है 12 इंची नीचे है, या तीसरे मोहल्ले में है तो 8 ही इंची नीचे है। तो इससे क्या है कि तली का मामला बहुत ज़बरदस्त है। और ऊंचाई, जब तक कि शहर को 1.5 फुट और ऊंचा नहीं किया जाएगा तब तक पानी की निकासी की व्यवस्था का सुधारीकरण करना बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो मैंने मुआयना किया है पूरे शहर का, क्योंकि हमारे ही वार्ड से बहुत बड़े नाले गुजर रहे हैं, जो नाले की तली है और जो मोहल्ले की समतल ज़मीन है वो बिल्कुल लेवल में 5 इंची 6 इंची के फ़र्क पे है। तो जब तक हम, अब जैसे क्या है कि नगर पालिका में प्रस्ताव दिया गया कि वीरेंद्र के घर से लेकर के आसिफ के मकान तक इंटरलॉकिंग नाली पट्टिया का निर्माण करना अति आवश्यक है। नगर पालिका क्या है कि 4 लाख 5 लाख का एस्टीमेट बना करके उसका टेंडर होके कर देती है। अब अच्छा, जब दूसरा आया तो आसिफ के मकान से लेकर के राशिद के मकान तक नाली, खड़ंजा, पट्टिया लगाना। तो ये क्या हुआ कि जो कंस्ट्रक्शन करता है, बनाने वाला जो ठेकेदार है, अब इनकी मेंटेलिटी बदल जाती है। इनकी मेंटेलिटी जैसे बदलती है तो वो अपने हिसाब से बताता है, ये अपने हिसाब से बनाता है, और जो नगर पालिका का इंजीनियर होता है इस चीज़ पर वो ध्यान नहीं देता है। ये सब कमीशन खोर हो चुके हैं, इनको पैसा पहुंच जाता है, वो जांच भी नहीं करते। जब तक आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे नगर पालिका ये कमीशन खोर है, तो क्या जो ईओ और जो चेयरमैन है क्या इसकी जानकारी इनको नहीं होती? इनकी जानकारी का मतलब कि ये जब जनता के बीच में जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो इनको जनता के बीच में आने की ज़रूरत ही कहाँ होती है। ये तो कमीशन का पैसा इकट्ठा करके क्वांटिटी करते रहते हैं कि हमारा कहाँ से पैसा आया, कौन ठेकेदार दिया है, कौन ठेकेदार नहीं दिया है, ये बात रहती है। वो जनता को कौन सोचता है जी। 2012 में सबसे ज़्यादा आंदोलनकारी नेता मैं था। पूरे अमर उजाला का पेपर ले लीजिए, हिंदुस्तान का पेपर ले लीजिए, आज का पेपर ले लीजिए, जितना पेपर, पहले तो सोशल मीडिया इतना फास्ट नहीं थी, पूरे पेपर में मैंने आगजनी किया, नगर पालिका का गेट बंद किया और वहाँ के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार का अपने आंखों देखा, हाल मैंने देखा, और मैंने उसके खिलाफ हाई कोर्ट गया, मैंने पिटीशन फाइल की कोर्ट में, ईओ को तलब कराया डीएम के वहाँ, कुमुदलता श्रीवास्तव थी, डीएम को मैंने लेटर लिखा, डीएम से पर्सनली जाकर के मैंने मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, डीएम साहिबा ने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। वहीं पर मैंने डीएम साहब की ऑफिस में उनको कहा कि आप भी नगर पालिका से कमीशन लेती हैं, इसलिए आप मेरी बात को नज़रअंदाज कर रही हैं, मैम आपसे मेरी मुलाकात हाई कोर्ट में होगी। उसके बाद मैडम मेरी बात को बहुत सीरियसली ली और मेरी बात को नगर पालिका में कहीं, तो फिर धीरे धीरे मेरे वार्ड में कुछ सुधारीकरण हुआ। नगर पालिका की जो समस्या है, यहाँ गंदगी की जो लगाए थे नगर पालिका जो पूरा लगाता है, बड़ा ज़्यादा अंबार लग जाता है। अब काफ़ी समय जैसे सुबह का लगता है तो 12 बजे 1 बजे कुएँ फेंके जाते हैं, जिससे काफ़ी कुत्ते और बिल्लियाँ रहते हैं और काफ़ी महकते हैं। ये जगह जगह हर मोहल्ले का ही स्थिति है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड की जनता को आगाह करना चाहूँगा कि हम नगर पालिका से सफाई कर्मी 500 की जगह 5000 भी रख देंगे। अगर आप टाइम के पाबंद नहीं रहेंगे,
सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगी। हम अपने वार्ड में एक सिस्टम बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और हर गलियों के एक शुरू और एक आखिरी के लोगों का व्हाट्सएप पर नंबर रहेगा और उस गलियों की डेली की डिटेल्स उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएगी। और मैं अपने वार्ड के लोगों को पर्सनली जा करके ये बात कहूँगा कि आप 7 बजे के अंदर आप कूड़ा अपने दरवाजे पर निकाल लें। हम व्हिसिल के ज़रिए या किसी घंटी के ज़रिए हमारा सफाई कर्मी जाएगा और उसको उठाएगा। अब एक अलग सवाल है। पहले तो आप सभासद की बात कर रहे थे, अब हम मैं चेयरमैन की बात पे आ रहा हूँ। चेयरमैन के कई दावेदार हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं, कुछ पुराने चेहरे भी हैं और अलग अलग पार्टियाँ अपना अपना जो प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी हैं। ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा से अरशद जमाल को टिकट मिला है और समाजवादी पार्टी से आबिद अंसारी को टिकट मिला और बीजेपी से अजय कुमार को नया चेहरा है जो पहली बार चुनाव बीजेपी से चुनाव में गए और भी प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो क्या समाजवादी पार्टी और बसपा और बीजेपी तो कैसे आप देखते हैं तीनों को? आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं नगर निकाय चुनाव के अध्यक्षों से ये माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं एक सभासद के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि जो सभासद बनाता है वही चेयरमैन भी बनाता है, तो उनकी जो मानसिकताएँ अब तक हमने देखा, क्योंकि अरशद जमाल साहब भी मैदान में हैं और अजय कुमार साहब भी हैं और आबिद साहब भी हैं और ये तीनों लोग अरशद जमाल साहब को चुनाव के टिकट को लेकर के शहर में बहुत अफरा तफरी थी। ये पहला ऐसा चुनाव है कि यहाँ पर किसी वार्ड में मेंबरी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ चेयरमैनी की बात हो रही है। हम लोग तो बहुत परेशान हैं कि हर बार तो मेंबरों की बात होती थी, चेयरमैनी को 2 दिन पहले बात करते थे, लेकिन अभी तक जो मैंने फील किया लोगों से मिलने के बाद, आज का रिकॉर्ड और कल के रिकॉर्ड में 20% डिफरेंस नहीं पाया। उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे अरशद जमाल साहब को समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला और एक आबिद अख्तर साहब हैं। आबिद अख्तर साहब को शहर की जनता ने एक कद्दावर शख्सियत के रूप में इसलिए देखा कि 35 साल से समाजवादी पार्टी को सींच कर बनाने वाले, पार्टी के एज ए कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले जनाब अरशद जमाल साहब और जनाब तैयब पालकी साहब, ये दोनों लोग 2-2 बार चेयरमैन मऊ शहर की सरजमीन से हुए थे और दोनों बहुत मजबूत शख्सियत है और दोनों ने समाज के बीच में रह करके लोगों का काम किया कराना है। आबिद साहब चूँकि राजनीति में नए हैं तो इसलिए इनको आवाम बहुत जानती नहीं है, बस इनका एक सिंबल मिल जाने की वजह से लोग आबिद अख्तर करने लगे। तो अब इसमें ना इत्तेफाकी तो बहुत थी। अरशद जमाल साहब के साथ जितने लोग समाजवादी कार्यकर्ता थे, मैं देखा कि 70% अपना झंडा बदल कर अरशद जमाल साहब के साथ चले थे। मेरे वार्ड में जो छितनपुरा प्रेमा राय का जो भी अब तक रेशियो में 2-3 दिन पहले जो देख रहा था, 80% लोगों का रुझान अरशद जमाल साहब की तरफ था, जिसमें सालिम अंसारी साहब सांसद बसपा के थे, तो इन लोगों का भी वर्चस्व यहाँ रहा। लेकिन कल के बाद से जो कल और आज मैंने लोगों से मिला जुला जो उन्होंने बातचीत किया है, तो ये पालकी साहब इसमें मौन धारण किए हुए थे और एक साहिब लारी साहब, ये भी टिकट के बसपा के बहुत मजबूत दावेदारों में पाए जा रहे थे, लेकिन अब वक्त का हालात ने क्या करवट बदला कि उनका टिकट कट गया। जब साहिब लारी साहब बसपा पार्टी छोड़ करके आबिद साहब के साथ जुड़ गए और तैयब पालकी साहब और अल्ताफ अंसारी साहब, ये लोग कल जल से जुड़े हैं, तो इनकी एक टीम है। तैयब पालकी साहब आज भी अगर निर्दल चुनाव लड़ेंगे तो वो 20,000 वोट के मालिक हैं। साहिब लारी भी कोविड के बाद, लेकिन अरशद जमाल का कहना था कि देखिए अगर हमको टिकट नहीं दिए समाजवादी पार्टी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तैयब पालकी जी है उनको टिकट दे तो भी चलता है। एक नए चेहरे को दिए हैं जिनको कोई राजनीति का गुण नहीं मालूम है, कभी कोई पार्टी में थे नहीं, ऐसे में नगर पालिका का अगर सदस्य बन जाते हैं, चुनाव में जीत जाते हैं, तो नगर पालिका कैसे विकास करेंगे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राजनीतिक गुण से क्या तात्पर्य है? यानी मेरे अंदर मक्कारी नहीं है, या मेरे अंदर खुराफात नहीं है, या मैंने समाज के बीच में धोखा नहीं दिया, ये मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। आप कैसे किसी को इस बात से लिए भाग सकते हैं कि उनके अंदर क्वालिटी नहीं है? आप अगर एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो किसी काम को करने में दिक्कत नहीं हो सकती है। राजनीतिक परिपक्वता अलग बात है, लेकिन हमारी अगर अरशद जमाल साहब हो चाहे तैयब पालकी साहब, वो भी तो कभी युवा रहे होंगे, वो भी वो भी समाज के बीच में आए हैं, ये भी समाज के बीच में आए हैं। तो ऐसे स्थिति में लोग कहते हैं कि अब जैसे अरशद जमाल साहब की बात को आप ले लीजिए, अरशद जमाल साहब पार्टी के इतने मजबूत कार्यकर्ता होने के बाद पार्टी छोड़ दिए, और इससे क्या मतलब? टिकट नहीं मिला तो छोड़े, टिकट नहीं मिलने पर